नमस्ते साथियों, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 इसकी अपनी एक दिन की क्लास हो चुकी है। आज दूसरे दिन की ये अपनी ऑनलाइन क्लास है। कल की क्लास में हमने ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर कैसे करेंगे, समदैशिक और विषमदैशिक गुण क्या होते हैं, ये पढ़ा था। और एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था कि कांच को या अक्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतल धातु हम क्यों कहते हैं। तो इतना अपना इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंटों ने ये क्लास अटेंड नहीं की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पहले वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले वही अपनी बूस्टर टैगलाइन के साथ, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, मेरी तरक्की की आस में, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। तो जितनी भी तकलीफ़ें होंगी उन सबको चीर के हम आगे निकलेंगे, क्योंकि अपनी तरक्की की उम्मीद कौन लगा बैठे, अपने माँ और बाप। तो उनके लिए एक बात और छोटी सी, मोहब्बत की बात भले ही करता हो ज़माना, मोहब्बत की बात भले ही करता हो ज़माना, मगर प्यार आज भी माँ से शुरू होता है और माँ पे ख़त्म होता है। तो माँ है तब सब कुछ है। चलो इसी के साथ आज की हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वो घंटी वाला निशान है उस पर ज़रूर क्लिक कर दे, जिससे अपनी जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम विभिन्न प्रकार के टॉसों के बारे में पढ़ेंगे। और ये विभिन्न प्रकार के टॉस है वो 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा जल्दी समझ लें, क्योंकि इसकी इंडेक्स एक सारणी बनेगी, वो हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के टॉस, विभिन्न प्रकार के टॉस, क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के टॉस। तो विभिन्न प्रकार के टॉस में हम 4 प्रकार के टॉस पढ़ेंगे। पहला टॉस आता है आपका आणविक टॉस, नंबर 2 पे आप क्या आएगा, पहला एक आणविक टॉस, दूसरा आएगा आपका आयनिक टॉस, तीसरे की हम बात करें तो तीसरा टॉस होगा आपका धात्विक टॉस, और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक टॉस। क्या कहते हैं, सहसंयोजक टॉस। तो इन चारों टॉसों के बारे में आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले कि टॉस 4 है। तो अब सबसे पहली बात कि सर इनका वर्गीकरण किसके आधार पर है। तो इन चारों टॉसों को इनके अवयवी कणों में जो अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक जो इनके मध्य आकर्षण बल है, इनके मध्य जो बंध पाया जाता है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अवयवी कणों को अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चारों के लिए अलग अलग कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, जिनके बारे में हमें डिटेल से बात करना है। तो नोटबुक उठा लीजिए, पेन साथ में ले लीजिए, रेडी हो जाइए बिल्कुल पढ़ने के लिए। तो अब हम बात करें तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है आज का विभिन्न प्रकार के टॉस, जिसमें हम इन 4 टॉसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। वो चारों बिल्कुल अपने माइंड में एकदम क्लियर बातें होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉस अपना कौन सा आएगा, आणविक टॉस। क्या लिखा है, पहला टॉस मैंने क्या लिखा है, आणविक टॉस। अब बेटा ये जो आणविक टॉस होता है इसको हमने 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया, 3 में। इसमें पहला टॉस तो आता है आपका अध्रुवीय आणविक टॉस। आणविक टॉस 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अध्रुवीय आणविक टॉस, दूसरा होता है आपका ध्रुवीय, अध्रुवीय, दूसरा हो गया ध्रुवीय आणविक टॉस, और तीसरे की प्रकार बात करें तो हाइड्रोजन बंधित
आणविक ठोस। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है कि आपने आणविक ठोस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3 में, अध्रुवीय, ध्रुवीय तथा हाइड्रोजन बंधित। इसके बाद दूसरा आपका आता है प्रकार, उसको मैं लिख रहा हूँ आयनिक ठोस। दूसरा क्या लिख दिया? आयनिक ठोस। फिर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे धात्विक ठोस। नंबर 3 धात्विक ठोस। और नंबर 4 पे लास्ट में आपका आता, सबसे लास्ट में सहसंयोजक ठोस। नंबर 4 पे मैंने क्या लिख दिया? सहसंयोजक ठोस। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से समझना और एक चीज़ याद करनी है कि हमने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के ठोसों को किसके आधार पर, फिर से रिपीट, उनके आण्विक कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी आणविक ठोस, दूसरी आयनिक ठोस। बेटा आपसे बोल रहा हूँ, आप जो देख रहे हो बोलना है, साथ में सीखना है। ऐसे नहीं कि सो गए और ऐसे मोबाइल ले लिया हाथ में, हाँ पढ़ रहे हैं, उससे कुछ याद नहीं होगा बेटा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो 4 कैटेगरी है। देखो अब इनमें याद क्या करना है? सबसे पहले आपको इनका याद करना है अवयवी कण। किसकी बात कर रहे हैं? अवयवी कण की बात करें तो 1 मिनट इसको अपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया है, जिससे अब यहाँ पर हम कुछ लिख सकें। तो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब देखो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें साथ में याद करके चलनी है। सबसे पहले आपको इन चारों में क्या याद करना है? अवयवी कण। बड़े इन चीज़ों को एकदम माइंडली क्लियर होना चाहिए कि कौन से ठोस का अवयवी कौन सा है। तो सबसे पहले ये बात है कि ये तीनों आणविक ठोस, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, तीनों किसके प्रकार है? आणविक के। तो तीनों का जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा? अणु होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना, कहीं गलती ना हो कि आणविक ठोस की बात कर रहे हैं तो चाहे अध्रुवीय हो, ध्रुवीय हो या हाइड्रोजन बंधित हो, इन तीनों का जो अवयवी कण है वो क्या होगा? अणु होगा। इसके बाद आयनिक ठोस, इसका जो अवयवी कण है वो हम क्या मानते हैं? आयन। क्या मानते हैं? प्रश्न आ जाता है कि सीधा ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, आयनिक ठोस का अवयवी कण क्या होता है। अब देखो यहाँ पर याद करना धात्विक ठोस का। धात्विक ठोस के लिए हम बोलते हैं, इसके अवयवी कण के लिए एक लाइन बोलते हैं, विस्थानीकृत, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। अर्थात इसमें धनायन के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे याद करना आपको, ये एज इट इज ऐसे याद करना कि जब आपको पूछ लिया जाए कि धात्विक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धात्विक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। इसके बाद अगर हम बात करें सहसंयोजक ठोस, किसकी बात करें? सहसंयोजक ठोस की। तो याद करना कि सहसंयोजक ठोस का जो अवयवी कण है वो हम किसको मानते हैं? परमाणु को मानते हैं। सहसंयोजक ठोस का जो अवयवी कण है वो हम किसको मानते हैं? परमाणु को मानते हैं। तो इन चारों के लिए आपको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो कि आणविक ठोस की बात करें, जो तीनों प्रकार है, इन तीनों का अवयवी कण क्या होगा? अणु होगा। आयनिक ठोस है, इसका अवयवी कण आयन मानेंगे। धात्विक ठोस की बात करें तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। और सहसंयोजक ठोस की बात करें तो आयनिक बात क्या बात करेंगे? परमाणु। क्लियर इतनी? इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इनमें आकर्षण बल कौन सा, जो मेन पॉइंट है, या इनके अंदर बंध कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आयनिक बंध या आकर्षण बल ऑब्लिक बंधन। बंधन का मतलब बंध कौन सा है। तो आकर्षण बल या बंध की बात करें तो जो तीनों में लगभग ध्रुवीय होता है, इसके अंदर जो बल होता है उसको हम बोलते हैं
परिक्षेपण, परिक्षेपण बल, या इसको आपने एक नाम और सुना होगा, लंदन बल। अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हो, तो वहाँ पर हमने परिक्षेपण बल या लंदन बल की बात की है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा आकर्षण बल होता है उनके अणुओं के मध्य, तो परिक्षेपण बल या लंदन बल होता है। ध्रुवीय अणु की बात करें तो इसके लिए हम कहते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। अगर ध्रुवीय की बात करेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस में किसकी बात करें, ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो उसके मध्य कौन सा आकर्षण बल या कौन सा बंध होगा, द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। हाइड्रोजन बंधित की बात करें तो नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन बंध होगा। हाइड्रोजन बंधित का मतलब हाइड्रोजन बंध होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H बंध, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है, तीनों में इससे कैसा एज आपको याद करना है। अब आप बात करें आयनिक ठोस, आपसे क्वेश्चन है जल्दी से, अगर आप बताओ जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है, आयनिक यौगिकों के मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है, तो नॉर्मली आप सब एक शब्द बोलते हैं आयनिक बंध, लेकिन इसका पर्टिकुलर जो हम बोलते हैं, इसके लिए जो शब्द बोलते हैं वो ये काम में लिया जाता है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, या उसको बोलते हैं कुलामी बल। क्या नाम दिया है, स्थिर वैद्युत, या जिसको बोल सकते हैं कुलामी बल, स्थिर वैद्युत, या इसके लिए एक शब्द बोल देते हैं हम कुलामी बल। ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि आयनिक जो ठोस होते हैं, आयनिक जो ठोस होते हैं उनके मध्य कौन सा आकर्षण बल होगा, तो स्थिर वैद्युत या कुलामी बल। इसके बाद हम बात करते हैं धात्विक ठोस, नाम से क्लियर, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तो केवल एक ही शब्द लिखना आपको। क्या लिखोगे, धात्विक ठोस। क्या लिखोगे, धात्विक ठोस, सॉरी धात्विक बंध। आप सभी जानते हो ना, बंध को हम आबंध बोलते हैं, बंध बोल दो या आबंध एक ही मतलब है। तो इसमें कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। और सहसंयोजक में नाम से क्लियर है कि इसके मध्य कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो अपनी एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस की जब बात कर रहे हैं, तो ये 3 नंबर का चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और अपने जो बोर्ड एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें छोटी छोटी बातें याद करनी होती है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल समझें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आयनिक ठोस के अंदर किस प्रकार का बल पाया जाता है, आयनिक ठोस के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, तो आप बोलोगे स्थिर वैद्युत या कुलामी बल। उम्मीद है समझ गए, इसके अंदर फिट करना अपने को। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण देखो, अध्रुवीय, तो अध्रुवीय अणुओं के मध्य होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हीलियम, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैसे से लिख दिया ना, हीलियम, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार के अणुओं के मध्य ये किस प्रकार के ठोस होंगे, आपके अध्रुवीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात जरूर याद रखनी है, जैसे आपने दिया H2, CO2। अब आप में से आधे बच्चों में कन्फ्यूज होंगे, बोला सर ये तो गैस है, पर हम गैस की बात नहीं कर रहे, हम इनकी तब बात कर रहे हैं जब हमने इसको कौन सी अवस्था में कन्वर्ट किया है, ठोस अवस्था में। तो ये सब लिक्विड, गैस या लिक्विड की बात नहीं करें, हम इनकी तब बात करेंगे जब ये कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो यहाँ हीलियम, आर्गन, इनको हमने ठोस, गैस से ठोस में कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल, कि अध्रुवीय का मतलब अध्रुवीय अणु याद करना, जैसे अक्रिय गैस से हो गई है, ऐसे कंपाउंड जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, 0। अब बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे आपने नाम सुना हो कि HCl, HF, SO2,
HCl HF SO2, ये कौन से हो गए आपके ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंधित का मतलब जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जैसे एग्जांपल समझना चाहें तो आपका H2O, अमोनिया, ये कौन से हो गए आपके हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखे उसी प्रकार से याद करने, चाहता तो मैं इनको अलग अलग लिखा लेता, लेकिन एक साथ लिखने का मतलब होता है कि इनमें कंपेरिजन जो अंतर है वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विभिन्न प्रकार के आपको टॉस देंगे और कहेंगे इन चारों में अलग अलग कीजिए, तो समझा हुआ होगा तो हम इजीली इसको अलग कर सकते हैं। अब देखो आयनिक टॉस में प्रॉब्लम ही नहीं है, आयनिक कंपाउंड लिखने हैं जैसे NaCl, KCl, ZnS, ये लिख दिया आपने। धातु टॉस की बात करें तो धातु की बात हो जाएगी। अब धातु तो आप सब जानते हो, जैसे आपका लोहा आ गया, तांबा आ गया, चांदी आ गई, सोना आ गई, तो जितनी भी धातुएं होंगी वो सब इसमें आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद करना है सहसंयोजक में। सहसंयोजक की जो बुक के एग्जाम्पल विशेष कर मैं वो लिखवा देता हूँ। जैसे हमने बात कर ली SiO2, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, आपका कार्बन का कौन सा अपरूप, हीरा अपरूप, कार्बन का कौन सा अपरूप, हीरा अपरूप, एक Al, तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सहसंयोजक ठोस के। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप समझ गए होंगे कि हमने स्टार्ट क्या किया, टॉपिक का नाम क्या था, विभिन्न प्रकार के ठोस। तो विभिन्न प्रकार के ठोस ही हो गए, उनके मध्य अवयवी कण हो गए, और यहाँ पर हमने उसके क्या लिख दिए, उदाहरण। क्या लिख दिए, उदाहरण। थोड़ा सा ऊपर नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये हमने यहाँ क्या लिखा है, उदाहरण। अभी बहुत से पॉइंट बच गए हैं, समाप्त नहीं हुए यहाँ पे। अभी तो बहुत से पॉइंट समझने हैं जिनके लिए अगर हम बात करना चाहें कि अगर हम इनकी भौतिक प्रकृति की बात करें, किसकी प्रकृति की बात करें, भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो सीधी बात है अध्रुवीय और ध्रुवीय, ये तो नॉर्मल गैसों के रूप में होते हैं जिनको हमने ठोस में कन्वर्ट किया है। तो इन दोनों की अगर प्रकृति देखी जाए तो ये दोनों प्रकृति में क्या होंगे, कठोर होंगे। ये दोनों प्रकृति में क्या होंगे, आपके कठोर होते हैं। क्या होंगे, ये दोनों प्रकृति के अंदर कठोर होते हैं। तो यहाँ से आपको याद समझना है कि अगर हम इनकी कौन सी प्रकृति की बात कर लें, भौतिक प्रकृति की बात करें, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी है कि भौतिक प्रकृति की बात करें तो आपका चाहे अध्रुवीय हो या ध्रुवीय, इन दोनों की भौतिक प्रकृति आपको याद रखनी है। दोनों क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। हाइड्रोजन बंधित है, जब बर्फ जम जाती है तो कैसी हो जाती है, कठोर होती है। तो याद करिए हाइड्रोजन बंधित होगी वो कठोर होती है। अब देखो आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के लिए अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, लंगूर नहीं बेटा, भंगुर बोलना मैं, कहीं लंगूर लंगूर लिखने लग जाऊँ, भंगुर की बात है। तो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हाँ बेटा कमेंट्स में लिख दे जो पसंद आ रहा है आपको। तो बात करें आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर तो होंगे, कठोर एवं भंगुर होते हैं। क्या नहीं होते, समझ गए। अब बात करें नंबर 4 धातुक ठोस, नंबर 3 पे धातुक। धातुक ठोस क्या कठोर होते हैं, लेकिन धातु के आपने तो विशेष पॉइंट पढ़े होंगे। क्या, आघात, वधनीयता और तन्यता। तो ये जो धातुक ठोस होंगे वो भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर, लेकिन याद क्या रखना था, आघात, वर्धनीय एवं तन्य। कैसे होते हैं, कठोर तो होंगे लेकिन आघात, वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। और सहसंयोजक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये हो गई इनकी भौतिक प्रकृति। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा इनकी चालकता पे। विद्युत के प्रति इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है विद्युत चालकता। अब देखो बेटा इधर तो जगह बच्चे नहीं है, इधर जगह बच्ची है, तो इधर लिख लेते हैं इनके लिए विद्युत चालकता। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से समझते हैं, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ कि चौथा पॉइंट की हम बात करें कि जो पॉइंट हम समझ रहे थे अलग अलग प्रकार से कि विद्युत चालकता की बात कर लें।
अब सीधी बात है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको आप सुचालक चालक बोल देते हो, और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी क्या बोलते हैं हम, उनको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो यहाँ से आप समझना कि जो आणविक ठोस होते हैं इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, चाहे कोई से भी हो। इसका मतलब आपको तीनों के लिए याद कर ले कि ये तीनों के तीनों कौन कौन से, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं विद्युत रोधी। अगर आणविक में से चाहे कोई सा भी पूछा जाए वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन समझने लायक बात क्या, आपकी समझने लायक बात क्या है वो आप यहाँ से समझें कि धात्विक ठोस होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, विद्युत का कुचालक। या जिसके लिए हमने एक शब्द यहाँ काम में लिया, जो बुक में आपको ये दे रखा तो ये लिख लेते हैं विद्युत रोधी। क्या लिख दिया, विद्युत रोधी। तो ये विद्युत रोधी होता है, ये सुचालक होता है। अब आयनिक ठोस के लिए एक विशेष पॉइंट जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है इस सारणी के अंदर से, कि वह कौन सा ठोस है जो ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन गलित या जलीय विलयन में, किसमें, गलित या जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक हो। तो माइंड में क्लियर कर लेना कि जो आयनिक ठोस होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, कौन सी अवस्था में, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में विद्युत का कुचालक, लेकिन जलीय या गलित विलयन में विद्युत का सुचालक। तो यहाँ इसको में से लिखेंगे कि आयनिक ठोस के लिए कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक लेकिन गलित या जलीय विलयन में, गलित या जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। और बेटा इसको डब्बे में पैक कर लो, और डब्बे के साथ अपनी माइंड की खोपड़ी में भी, अपने एकदम जो खोपड़ी बना रखी है दिमाग के अंदर जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है उसमें भी इसको पैक कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और तो थोड़ी सी साइज छोटी रखनी पड़ेगी अक्सर होगी, पूरा बोर्ड कवर करना है। तो ठोस अवस्था में, ये याद किसके लिए बात करें, आयनिक ठोस के लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आयनिक ठोस होंगे वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन गलित या जलीय विलयन में, गलित या जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो यहाँ इनकी चालकता, विद्युत चालकता के बारे में आपको क्लियर हो गया कि चाहे आणविक में कोई सा ही हो, हाइड्रोजन बंधित, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित तीनों विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं और सहसंयोजक ठोस विद्युत रोधी होते हैं। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि सहसंयोजक का एक उदाहरण, जो आपने यहाँ उदाहरण लिखे थे, ये नजर नहीं आए तो थोड़ा सा यहाँ लिख दो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रखना कि सहसंयोजक का एक एग्जाम्पल आपका होता है ग्रेफाइट। सभी जानते हैं कार्बन का आपका रूप है ग्रेफाइट। देखो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन याद रखनी है ग्रेफाइट है उसकी प्रकृति कैसी होती है, मुलायम। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट के लिए याद कर लेना कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सब जानते हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल तो सहसंयोजक का है, लेकिन एक अपवाद स्वरूप कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी सहसंयोजक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जो विद्युत का सुचालक हो, तो एग्जाम्पल आपको क्या लिख कर आना है, ग्रेफाइट। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर है और आप इसको आसानी से अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब एक बात हो
कि इतना लिखने के बाद इनका एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, गलनांक। देखो ये दोनों गैस हैं तो इनका गलनांक तो निम्न होना ही है, ये दोनों गैसें हैं तो गलनांक निम्न है, इसका भी निम्न है। बाकी इन सब का गलनांक होता है, तीनों का उच्च होता है। गलनांक की बात करें, मैं बोर्ड पे झंझानी ना मैं लिख रहा हूँ, याद क्या करना है, गलनांक की बात करें, चलो थोड़ा सा इधर कवर हो जाए तो लिख देता हूँ गलनांक। तो इन तीनों का गलनांक तो क्या हो गया बेटा, निम्न हो गया। और इन तीनों का गलनांक नॉर्मली क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो उम्मीद है कि विभिन्न प्रकार के ठोस जिसको हमने आण्विक कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, बुक में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो स्क्रीनशॉट के बाद अब इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिससे ये आपको इतना टफ ना लगे, इजी है कि इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको समझने में। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ठोस, विभिन्न प्रकार के ठोस क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब सबसे पहले तो माइंड में क्लियर होना चाहिए किसके आधार पर, तो ये मैंने बार बार रिपीट कर दिया, अवयवी कणों के मध्य के अंदर जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, अवयवी कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसके आधार पे हमने इनको डिवाइड किया। ठीक है, इसके पश्चात आपको याद क्या करना था कि इन ठोसों को आपने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, तो 4। पहला कौन सा है आपका, आणविक ठोस। पहला कौन सा है, आणविक ठोस। और नंबर 2 पे हमने क्या लिखा, आयनिक ठोस। नंबर 3 धात्विक ठोस। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सहसंयोजक ठोस हो गए, 4 हो गए। फिर यहाँ से आपको एक लाइन और बात याद करनी थी कि आपका जो आणविक ठोस है उसकी 3 कैटेगरी है। एक तो हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनकी बात कर ली। फिर माइंड में क्या बात क्लियर करनी है, इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है वो समझो। हमें इन सब का क्या पता होना चाहिए, अवयवीकरण, कि इनके अवयवीकरण क्या है। तो याद क्या करना था, समझ लो, जितने भी आणविक है उन सब का अवयवीकरण क्या होगा, अणु होगा। जितने भी आणविक ठोस है उनका अवयवीकरण क्या होगा, अणु होगा। बेटा जैसे साथ में बोलता हूँ, अगर वैसे बोल के पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आयनिक के लिए। तो सीधी सी बात याद करनी है कि आयनिक ठोस होता है, उसका अवयवीकरण क्या मानते हैं हम, आयन मानेंगे। आयनिक ठोस का अवयवीकरण क्या होगा, आयन होगा। और सबसे जहाँ कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा याद करने में भी प्रॉब्लम आती है, वो किसके लिए है, धात्विक ठोस के लिए। किसकी बात करें हम, धात्विक ठोस के लिए बात करें। तो जो धात्विक ठोस होता है उसका अवयवीकरण क्या था, तो यहाँ से समझ लेना, विस्थानीकृत समुद्रों के, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन आयन। क्या बोलते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। और अगर आपसे किसका पूछ लिया जाए, सहसंयोजक ठोस का, किसका, सहसंयोजक ठोस का, तो उसके लिए हम शब्द क्या लेते हैं, परमाणु। कि सहसंयोजक ठोस का अवयवीकरण क्या मानोगे आप, परमाणु। तो बिल्कुल माइंड की खोपड़ी में, माइंड में बिल्कुल बात सेट होनी चाहिए कि कहीं निकल नहीं जाए। इसके बाद इससे अवयवीकरण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपनी एग्जाम में पूछी जाती है, वो इन ठोसों के मध्य जो आकर्षण बल या इनमें जो बंध पाया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो समझना है, सब में अलग अलग है। देखो ये तो आपके लिए नॉर्मल है। धात्विक ठोस है तो इसमें आपने नाम लिख दिया धात्विक बंध। सहसंयोजक है तो यहाँ पर आपने नाम दे दिया सहसंयोजक बंध। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ आपको एकदम माइंड में एकदम पकड़ के रखना है। आयनिक ठोस की बात करें तो इसके अंदर कौन सा बल होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कुलामी बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल
या जिसको हम क्या कहते हैं, कुलामी बल। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा इन तीनों के भी अच्छे बनते क्वेश्चन है। अध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल होता है उसको आप क्या बोलोगे, परिक्षेपण या लंदन बल। बस इतना से याद करना, ज़्यादा अपने को दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। परिक्षेपण या लंदन बल। फिर हम बात करें ध्रुवीय की, तो ध्रुवीय के अंदर आपका होगा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। कौन सा, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। और हाइड्रोजन बंधन की बात करें, ये तो नाम से क्लियर है, इसको हम क्या याद करेंगे, हाइड्रोजन बंधन। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बंधन की बात, हाइड्रोजन बंधन। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो कुछ शब्द अपने को पकड़ने हैं कि अगर अवयवी कण का क्वेश्चन आता है तो वो धातु ठोस के लिए आता है, विस्थानिगत इलेक्ट्रॉनों के संबंध में धनायन। अगर आयनिक ठोस की बात करें तो इसके लिए आएगा आकर्षण बल, तो वो गए स्थिर विद्युत कुलामी बल। इसके बाद सबसे मेन जो अपना क्वेश्चन बनता है वो एक आता है यहाँ पे आपका उदाहरण। बड़ा उदाहरण में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको इसको पकड़ना है, सहसंयोजक ठोस, जैसे SiO2 क्वार्ट्ज बोलते, सिलिका बोलते हो, SiCalN हीरा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सहसंयोजक ठोस के। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे सहसंयोजक ठोस के लिए। धातु ठोस की बात करें तो नाम से क्लियर है, क्या होगी, धातु होगी। तो धातु के लिए जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना, तो ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो गए। आयनिक कंपाउंड जिसमें धनायन और ऋणायन का निर्माण हो, तो जैसे NaCl, KCl, ZnS, ZnO, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ से बात करें हाइड्रोजन बंधित का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो, तो सिंपल सा एग्जाम्पल था H2O, NH3। इसके बाद हम बात करें ध्रुवीय ठोस, मतलब वो ध्रुवीय अणु होने चाहिए, जैसे HCl, HF, SO2। इसके बाद अगर हम बात करें अध्रुवीय की, किसकी बात करते हैं, अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय में आपको सीधी सी बात होती है कि अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय अणु होंगे, जैसे अक्रिय गैसें हो गई, ये जिनका ध्रुव आघूर्ण शून्य हो, जैसे CCl4, क्या लिखा है, CCl4, H2I2CO2, इन सब का ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। तो बिल्कुल आप इनको आसानी से याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जहाँ कन्फ्यूजन हो। एक साथ लिखने का मतलब कंपेरिजन हो जाता, अंतर हो जाता, और कैसे भी क्वेश्चन आया उसको हम पुटअप कर सकते हैं। अब देखो इसके पश्चात इनमें जो आपको आगे पूछा गया है वो पूछा गया है इनकी भौतिक प्रकृति। क्या पूछी गई है, इनकी भौतिक प्रकृति पूछी गई है। अगर भौतिक प्रकृति की अगर हम बात करें तो देखो अध्रुवीय और ध्रुवीय तो मुलायम होते हैं, हाइड्रोजन बंधित कठोर होते हैं, लेकिन आयनिक के लिए आपको याद करना है। आयनिक की जब बात करें तो आयनिक क्या होता है, कठोर व बड़ा अब नहीं बोलना, कठोर व भंगुर होता है। और धातु की ठोस की बात करें तो ये कठोर होंगे, लेकिन साथ में क्या बात है, आघात वदनीय व तन्य का गुण पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें किसकी, सहसंयोजक ठोस की, तो ये कठोर होते हैं। अब इनके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच जाता है वो आपका आता है इसमें विद्युत चालकता का। किसकी बात करें बेटा, विद्युत चालकता का। तो विद्युत चालकता के लिए आपको याद क्या करना था, चाहे अध्रुवीय हो, चाहे ध्रुवीय हो या हाइड्रोजन बंधित हो, ये तीनों के तीनों विद्युत रोधी होंगे। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, विद्युत रोधी होंगे। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब हम किसकी बात करें, आयनिक की, जब हम किसकी बात करें, आयनिक की, तब अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये आयनिक ठोस होंगे। तो ठोस अवस्था में तो क्या होंगे, विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु ठोस चाहे कोई भी अवस्था हो, विद्युत का सुचालक होता है। सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अलावा सहसंयोजक ठोस का एक विशेष एग्जाम्पल आता है, क्या बेटा, ग्रेफाइट। कैसी प्रकृति होगी, मुलायम। और विशेष बात
ये विद्युत का क्या होता है, सूचालक। तो मैंने एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। तो चाहो तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे आपने साथ में नोट किया होगा, अगर साथ में नोट भी नहीं किया है तो आप इसको अलग से बाद में स्क्रीनशॉट का मतलब आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। जो नए स्टूडेंट है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और सबसे विशेष बात कि आप अपने साथ अपने जितने भी सहपाठी हैं जो और भी हैं उनको कह दें कि बोस्ट सर ने क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट कर दिया है, और अभी वो क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनको समझ में आने लग जाएगा, और बीच में से क्लास अगर ज्वाइन करेंगे तो इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और अपना रजिस्ट्रेशन जो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हुए नजर आएंगे, वहाँ पर ज़रूर अपना नाम, स्कूल का नाम और रजिस्टर लिखकर सेंड कर दे जो नए स्टूडेंट है। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी आइडिया चल जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।